वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी जोर शोर से चल रहा है। आप लोगों का कमेंट था कि 10th का फिजिक्स का वीडियो डालिए, तो चलिए आप लोग के कमेंट पर ही फिजिक्स का वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिसमें से हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको चार्ज को जानना पड़ेगा। तो व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज जो होता है मैटर का एक प्रॉपर्टी है जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। मैटर, कोई भी मैटर का क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, चार्ज कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? इट इज ए properties associated with matter due to which it produced and experienced electrical and magnetic effect। मैंने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये किसी भी मैटर का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, चार्ज की अगर बात करें तो सबसे पहले एटम में आना होगा। बिना एटम का चार्ज के कि कोई भी मैटर अगर बनता है तो वो एटम से मिल करके बनता है, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, कंपाउंड से हमारा मैटर बनता है। तो सबसे पहले अगर चार्ज का बेसिक चीज को समझना होगा तो सबसे पहले एटम को समझना होगा। तो एटम को समझने के लिए, तो एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसमें तो कोई चार्ज है नहीं मेरे भाई किसी भी एटम में, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसमें इंड्यूस्ड होता है पॉजिटिव चार्ज, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसमें इंड्यूस्ड होता है नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान दीजिएगा, एनी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई भी एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज। तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है। लेकिन जनरली एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यहीं से चार्ज का कॉन्सेप्ट आया। तो भाई मेरे 600 बीसी की बात है, एक ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर है थेल्स, जिन्होंने मैथमेटिक्स में, आप लोगों का मैथ्स अभी पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है, मैथ्स में थेल्स थ्योरम के बारे में। तो वही थेल्स ने एक फिलोसफी में लिखा कि अंबार को अगर उलेन में रब करते हैं, अंबार को ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके क्या करते हैं, रब करते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का एक प्रॉपर्टी आ जाता है। जैसे कि छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा होता है, उस टाइप का टुकड़ा को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी आ जाता है। इसको थेल्स ने फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहा। थेल्स ने क्या कहा, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे कि ऐसे करके बाल में रगड़िएगा ना, ऐसे ऐसे करके अब पेपर के सामने ले जाइए, पेपर वह खींच लेता है। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो एक्सपेरिमेंट है हमारा थेल्स ने ही दिया था, 600 बीसी में दिया था। ठीक है, अगर 600 बीसी में इस स्टेटमेंट को ध्यान दे दिया जाता तो इलेक्ट्रिसिटी का खोज इतना लेट नहीं होता और पहले हो जाता, क्योंकि 600 बीसी के बाद सीधे 2000 साल उस स्टेटमेंट पर ध्यान ही नहीं दिया गया। 2000 साल तक वो स्टेटमेंट ठंडे बस्ते में चला गया। और महारानी क्वीन एलिजाबेथ जो थी ना, तो उसका जो एक फैमिली डॉक्टर हुआ करता था, डॉक्टर गिलबर्ट, 2000 ईयर के बाद जो हमारा गैलीलियो का पीरियड होता है, तो गैलीलियो के पीरियड के समय क्वीन एलिजाबेथ का एक फैमिली डॉक्टर हुआ करता था जिसका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट, को ये स्टेटमेंट मिला। ठीक है, बर्गिंघम पैलेस में। ठीक है, ये स्टेटमेंट जब मिला तो उसको जब पढ़ करके एक्सपेरिमेंट किया तो बोला, अरे बड़ा जबरदस्त चीज है ये तो। ठीक है, तो उन्होंने इस फ्रैक्शन इलेक्ट्रिसिटी का नाम बदल करके क्या कर दिया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कर दिया। यहीं से जो गैलीलियो का पीरियड आता है, इस 600 बीसी से 2000 ईयर बाद, ठीक है, जो गैलीलियो का पीरियड आएगा तो उस समय ही इलेक्ट्रिसिटी का खोज हुआ, इन्वेंशन हुआ इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर ये डॉक्टर, मैंने क्या बोलते हैं, थेल्स का स्टेटमेंट का और उस समय ध्यान दिया जाता तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले इन्वेंशन हो जाता, इतना लेट नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला जो देता है समय पर ही देता है, तो उस समय समय नहीं हुआ होगा, इसीलिए उस चीज को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। फिर इलेक्ट्रिसिटी आया तो आज
हर चीज का क्रांति आ गई। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो आज आपको ऑनलाइन हम पढ़ा भी नहीं पाते। बेसिक मूल जरूरत इलेक्ट्रिसिटी ही है, जो आज आपको हम डिजिटल माध्यम से पढ़ा रहे हैं। ये अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होता तो डिजिटलाइज हमारा ये सब कुछ नहीं होता और आपको आज हम ऑनलाइन पढ़ा भी नहीं सकते थे। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थेल्स का रोल है कि थेल्स ने इस एक्सपेरिमेंट को करके किया था। तो ध्यान दीजिएगा, इन 600 BC ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ऑब्जर्व दैट अंबार रब्ड विथ wool it acquire the property of attracting like object like small piece of paper weights। मतलब कि छोटा छोटा ऑब्जेक्ट जैसे पेपर का टुकड़ा होता है ना, उस टाइप का छोटा छोटा टुकड़ा को वो अट्रैक्ट करने का क्षमता डेवलप कर लेता है। और इसी को इन्होंने क्या कहा, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी का। किसने? थेल्स ने कहा। जो मैथमेटिक्स का थेल्स थ्योरम दिया वही थेल्स ने कहा कि इसको हम लोग फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे सकते हैं। लेकिन 2000 साल तक इस स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया, और नहीं दिया गया नतीजन इलेक्ट्रिसिटी का खोज में बहुत डिले हो गया। उसके बाद देखिए यही चीज है, when two objects rubbed with each other, then one type of electricity are produced is called frictional electricity। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का स्टेटमेंट किसने दिया? थेल्स ने दिया। इसके बाद 2000 ईयर बीत जाता है, ये स्टेटमेंट पे किसी का ध्यान नहीं रहता है। एक दिन लाइब्रेरी में डॉक्टर गिलबर्ट घूम रहा था। डॉक्टर गिलबर्ट जो था हमारा क्वीन एलिजाबेथ का फैमिली डॉक्टर हुआ करता था, ठीक है, इंग्लैंड का क्वीन एलिजाबेथ का फैमिली डॉक्टर हुआ करता था। तो उसको ये पेपर, ये रिसर्च मिला। पढ़ने के बाद उन्होंने दिमाग से डॉक्टर पढ़े, पहले से ही पढ़ा लिखा एकदम क्वालिफाइड आदमी, स्टेटमेंट जब मिला तो बोलते एक बार देख लेते हैं, ऐसे ही तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंग्लैंड तो हर जगह से गुलाम करके बहुत सारा चीज लूट करके ले जा करके तो अपना पैलेस पे रखा ही है। बोलते हैं कोई जरूर अच्छा चीज होगा, एक बार करके देखा जाए। तो उन्होंने जब किया तो ये चीज जो लिखा हुआ था वो सही होने लगा। तो डॉक्टर गिलबर्ट को लगा कि अरे तो बहुत बड़ा चीज है, इससे तो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा सकता है। तो उन्होंने इसका नाम रख दिया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान दीजिएगा, आफ्टर 2000 ईयर डॉक्टर गिलबर्ट सेज दैट फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका नाम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रख दिया। और यहीं से इलेक्ट्रोस्टैट का इन्वेंशन होता है, जो 12 में जाकर के आप कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़िएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रिंसिपल है। तो यहीं से हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का खोज होता है और स्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट होता है। इसके बाद डॉक्टर गिलबर्ट के बाद आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो आते हैं तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। क्या किया कि इससे पहले हमारे पूरे फिजिक्स वर्ल्ड में नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड नहीं था। सबसे बड़ा बात तो समझिए, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड नहीं था। तो पूरे फिजिक्स वर्ल्ड में इन्होंने दो चीज किया। एक तो किया हमारा लाइटिंग, तीन चीज किया है मेरे भाई। एक इन्होंने लाइटिंग अरेस्टर, जिसको थंडरस्टॉर्म से बचने के लिए लाइटिंग अरेस्टर का इन्वेंशन किया। साथ ही साथ इन्होंने बायोफोकल लेंस का आविष्कार किया, ठीक है। बायोफोकल लेंस, सिंपल लेंस का आविष्कार जिन्स ने किया था। बायोफोकल लेंस का इन्वेंशन जो है वो हमारा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। तीसरा, चार्ज का नोमेनक्लेचर किया। चार्ज का नोमेनक्लेचर मतलब क्या है, किस टाइप का चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, किस टाइप का चार्ज को नेगेटिव चार्ज कहेंगे, और इसको इन्होंने क्लासिफाइड भी किया बाकायदे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्लासिफाइड द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो इन्होंने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को क्या किया, क्लासिफाइड किया। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और इसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म से बचने के लिए लाइटिंग अरेस्टर का खोज किया, और साथ ही साथ बायोफोकल लेंस का भी इन्होंने आविष्कार किया। आपको बता देना चाहता हूं यहां पर कि जो हमारा थंडरस्टॉर्म गिरती है, ठनका जिसको कहते हैं ठेठ भाषा में, ठीक है। तो थंडरस्टॉर्म जो गिरती है इसमें इसका बहुत ही कम समय के लिए अर्थ में संपर्क रहता है, बहुत ही कम समय, माइक्रोसेकंड के आसपास में संपर्क इसका रहता है। लेकिन पता है एक थंडरस्टॉर्म में 300 मिलियन से लेकर के 1.3 बिलियन तक वोल्टेज प्रेजेंट रहता है। समझ सकते हैं, 300 मिलियन से 1.3 बिलियन वोल्ट तक का वोल्टेज एक थंडरस्टॉर्म में प्रेजेंट रहता है। साथ ही साथ इसमें 10,000 एम्पियर से एबव करंट होता है। अगर ये थंडरस्टॉर्म अगर 1 से 2 मिनट के संपर्क में अगर अर्थ का आ जाए ना, तो अर्थ को जला के खाक कर देगा, इतना हेवी वोल्टेज है, याद रखिएगा।
300 बिलियंस टू 300 मिलियंस टू 1.3 बिलियन, याद रखिएगा 300 मिलियंस टू 1.3 बिलियन वोल्ट एक थंडरस्टॉर्म में प्रेजेंट रहता है। साथ ही साथ एम्पियर अगर देखा जाए तो एबव 10,000 एम्पियर इसमें करंट रहता है। इसका संपर्क जो होता है माइक्रो सेकंड में होता है अर्थ का। अगर ये 1 मिनट या 2 मिनट का संपर्क में आ जाए ना तो अर्थ को जिस हिस्सा में वो संपर्क में आएगा उसका हमको लगता है कि 40-50 किलोमीटर का रेडियस को बंजर बना देगा, पूरा आग लगा देगा। समझ सकते हैं इतना वोल्टेज रहता है एक थंडरस्टॉर्म में। आप ध्यान दीजिएगा, तो उस थंडरस्टॉर्म से बचने के लिए इन्होंने लाइटिंग अरेस्टर का खोज किया, जो एक देखिएगा बिल्डिंग में त्रिशूल जैसा लगल रहता है, जो होता है ना शिव जी का त्रिशूल होता है ना, ऐसे 3 कोना जैसे निकल वैसे लगल रहता है, वो थंडरस्टॉर्म से बचने के लिए होता है, याद रखिएगा। तो मेन जो हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिसिटी की ओर, तो इन्होंने चार्ज को क्लासिफाइड किया कि कौन सा ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो इन्होंने पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, कहा रिसिनाउस। पॉजिटिव चार्ज को क्या कहा इन्होंने, रिसिनाउस कहा, और नेगेटिव चार्ज को इन्होंने कहा विटिरस का। नेगेटिव चार्ज को इन्होंने क्या कहा, विटिरस का। अब देखिए ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ेंगे तो ग्लास रॉड हमारा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और सिल्क क्लॉथ हमारा नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। फर और कैट स्किन को अगर एबोनाइट रॉड से रगड़ेंगे, फर या कैट स्किन को अगर एबोनाइट रॉड से रगड़ेंगे तो हमारा फर और कैट स्किन जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और एबोनाइट रॉड हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। उलन क्लॉथ्स को, ठीक है, उलन क्लॉथ्स को अगर अंबार, रबर, सूप, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट या लाख जिसको कहते हैं, जो नेचुरल प्लास्टिक होता है, इस सब को किसी के मैंने इन सभी में से किसी एक को अगर उलन क्लॉथ से रगड़ा जाए तो उलन क्लॉथ पॉजिटिव और ये सारा हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। ये जो क्लासिफिकेशन किया भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो एगो मनोज तिवारी का गाना हमको याद आ गया, बड़ा ही मस्त फिट बैठता है इसमें। ये लड़की हाई वोल्टेज वाली करंट मारे लू, सुने भी होंगे आप लोग, ठीक है, बड़ा ही मस्त गाना है यहाँ। तो क्या है ध्यान दीजिएगा, लड़की हाई वोल्टेज कैसे होती है समझिए। यहाँ पे ग्लास रॉड, लड़की कांच की चूड़ी पहनती है और सिल्क का कुर्ती, है ना, कांच का चूड़ी और सिल्क का कुर्ती दोनों में फ्रिक्शन होगा। ग्लास रॉड पॉजिटिव, सिल्क का कुर्ती नेगेटिव, बेटा हाथों में हाई वोल्टेज। अब आइए, लड़की लोग बाल में क्लचर लगाती है, क्लचर होता है एबोनाइट का, ठीक है, और फर या कैट स्किन मतलब रोवा, सॉफ्ट रोवा जिसको कहते हैं ना, वेलवेट जिसको कहते हैं। तो बाल भी तो हमारा क्या है, सॉफ्ट होता है। तो क्या होगा, उसका जो क्लचर होता है, अब बाल आपस में फ्रिक्शन करेगा तो बाल में स्टोर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और उसका क्लिप में हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। सरों में हाई वोल्टेज रे भाई, ठीक है, तो हाथ में भी हाई वोल्टेज, सर में भी हाई वोल्टेज। अब आते हैं नीचे, क्यों होता है कि जैसे कि कोई कुर्ती को वेट बनाने के लिए और डिजाइन बनाने के लिए उलन क्लॉथ्स का इस्तेमाल किया जाता है नीचे पे, और सैंडल होता है, प्लास्टिक का सोल होता है सैंडल में। कोई भी सैंडल खरीदने जाइए तो उसमें रबर या प्लास्टिक का सोल बनता है, तो उसका जो कुर्ती का नीचे वाला उलन वाला हिस्सा है ना, सैंडल के रबर से या प्लास्टिक के साथ क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, तो उसमें भी चार्ज स्टोर होगा। क्या होगा, उसका कुर्ती का नीचे उलन बॉर्डर है ना, उसमें होगा पॉजिटिव चार्ज और उसका सैंडल में होगा नेगेटिव चार्ज। साला पाँवों में हाई वोल्टेज है, तो इसीलिए मनोज तिवारी गाना तो गाया था, ये लड़की हाई वोल्टेज वाली करंट मारी लो भैया, उसका ड्रेस कोडे में साला वोल्टेज है, वोल्टेज भरल है रे भाई, तो हाई वोल्टेज होगा कि नहीं। इसीलिए बड़ा सुंदर फिट बैठता है वाला गाना, तो याद कर लीजिएगा, लड़की हाई वोल्टेज वाली करंट मारी लो। चूड़ी ग्लास रॉड का होता है, उसका कुर्ती सिल्क का होता है, सर का बाल उसका सॉफ्ट रोवा है, फर या कैट स्किन वही हो गया, और उसका क्लचर किसका बना होता है, एबोनाइट का बना होता है। उलन क्लॉथ जो होता है डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कुर्ती का नीचे, और उसका सैंडल किसका बना होता है, अंबार का, रेक्सिन जिसको कहते हैं, ठीक है, रेक्सिन हो गया, रबर का या प्लास्टिक या लाह का बना होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज है, उलन क्लॉथ क्या पॉजिटिव चार्ज। तो लड़की का सर से पांव तक, ठीक है, हमारा हाई वोल्टेज होता है, इसीलिए मनोज तिवारी गाना ठोकाया था, ये लड़की हाई वोल्टेज वाली करंट मारे लू। बड़ा लगता है फिजिक्स पढ़ा होगा मनोज तिवारी, लेकिन आजकल तो साला गड़बड़ बयान देते रहता है, पता नहीं अनपढ़ गंवार जैसा बयान देने लगा है अब, ठीक है। थोड़ा सा समझना चाहिए, इतना अच्छा गाना आप लिखे थे, थोड़ा सा और अच्छा से समझ करके बयान ठोको बनाते तो मजा आता है, ठीक है। लेकिन आजकल तो राजनीति में उतर गया तो एकदम ले उल्टा पुल्टा बयान देना चालू कर देता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो ये था मेरे भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन का क्लासिफिकेशन। तो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज, फर और कैट स्किन
जो है पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, अरेबोनाइट रॉड नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, वुलन क्लॉथ पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, अंबार, रबर, शू, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट और लाह जिसको नेचुरल प्लास्टिक कहते हैं ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो इसमें अक्सर एक क्वेश्चन देता है मेरे भाई, अगर ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ा जाए तो याद रखिएगा ग्लास रॉड में जितना पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज हमारा सिल्क क्लॉथ में एक्वायर होगा। सेम चीज फर और कैट स्किन, ठीक है ना, फर और कैट स्किन को अगर एबोनाइट रॉड के साथ रगड़ा जाए तो फर और कैट स्किन में जितना अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा उतना ही अमाउंट में हमारा एबोनाइट रॉड में नेगेटिव चार्ज एक्वायर होगा। क्लियर है? उसी प्रकार से उलेन क्लॉथ को इसमें किसी से भी रगड़ा जाए तो उलेन क्लॉथ में जितना अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज इसमें एक्वायर होगा। गाना तो याद रहेगा ना, बताएं सो। ये लड़की हाई वोल्टेज वाली करंट मारेगी, पूरा ऊपर से नीचे तक फिर बैठा है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। इसके बाद आता है मेरे भाई प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या होता है, पहला पॉइंट है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, माने कि एक जैसा चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और नेगेटिव और अगर अनलाइक चार्ज रहेगा माने एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद चार्ज इज ट्रांसफरेबल। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल मतलब चार्ज जो होता है एक जगह से दूसरा जगह क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। मतलब कि अगर एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और दूसरा अनचार्ज ऑब्जेक्ट है और इस चार्ज ऑब्जेक्ट में अनचार्ज ऑब्जेक्ट को सटा देंगे तो इसका चार्ज इस ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल को समझिए, ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, ये दोनों को आपस में टच कर दिए तो इसका चार्ज इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर लेगा, मतलब चार्ज इज ट्रांसफरेबल। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 था, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 था। उसके बाद चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास का मतलब है मेरे भाई कोई भी चार्ज बिना मास का नहीं हो सकता है, लेकिन मास बिना चार्ज का हो सकता है, याद रखिएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है तो उसमें मास निश्चित ही होगा, लेकिन किसी में अगर मास है तो कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज होबे करेगा। तो इसीलिए ये चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास, मतलब जहां पर चार्ज है तो उसमें उसका मास आएगा ही आएगा। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज का। उसके बाद चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व कहने का मतलब है चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसका ओनली स्टेज को बदला जा सकता है। ना वही हो गया चार्ज इज कंजर्व, ना ही इसको क्रिएट करते हैं ना ही इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमारा निमित है, ये सीमित है, ये सिर्फ इसका स्टेज या कंडीशन को बदल सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट हो गया। उसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज मतलब कहता है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इज, एलिमेंट्री चार्ज तो कोई भी एलिमेंट्री चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यही ना होगा मेरा भाई, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम्स क्या है, ये एक एलिमेंट्री चार्ज है। तो एलिमेंट्री चार्ज जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, उसी को हम लोग इनवेरियंस ऑफ चार्ज कहते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का एलिमेंट्री चार्ज जो होता है वो कंप्लीटली वेलोसिटी से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो चार्ज आपका 3 कंडीशन में होता है, एक होता है रेस्ट ऑफ चार्ज, एक होता है अनएक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज और एक होता है एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज। यदि कोई चार्ज रेस्ट कंडीशन में है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। कोई अगर चार्ज रेस्ट कंडीशन में है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अगर कोई चार्ज अनएक्सेलरेटेड मोशन में है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा, ठीक है। मतलब अनएक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज। तो अगर एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज रहेगा
तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा सबसे पहले, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, उसके सराउंडिंग में एक एनर्जी क्रिएट होगा, और इस तीनों का कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं ईएम वेव। देखिए यहां पर लिख चुके हैं, इसको हम लोग ईएम वेव कहते हैं, ठीक है। तो ईएम वेव एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करेगा। तो ये बड़ा ही हिट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रेस्ट ऑफ चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? तो रेस्ट ऑफ चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? तो एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करता है मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। पूरा इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं ईएम वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज प्रेजेंट इन ऑलवेज क्वांटाइजिंग फॉर्म, और ये क्वांटाइजिंग होता है Q इक्वल्स टू NE, जहां N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू NE क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। ये हमेशा एक पैकेट्स के फॉर्म में रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नीट्यूड एक एलिमेंट्री का 2 टाइम्स होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इलेक्ट्रॉन का 3 टाइम्स होगा। तो ये क्वांटाइजिंग पैकेट्स है, इससे यह ज्यादा ना घट सकता है ना बढ़ सकता है, एक फिक्स पैकेट्स में ये आगे बढ़ते जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अब चार्ज ऑफ एडिटिव ऑफ चार्ज, तो चार्ज हमेशा एडिटिव नेचर में रहता है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर मान लीजिए अगर 5 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है और -5 कूलम का नेगेटिव चार्ज है, तो इसका एल्जेब्रिक सम होकर के एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, और इसका जो टोटल मैग्नीट्यूड आएगा चार्ज का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। तो मतलब चार्ज हमेशा एडिटिव नेचर में रहता है, और वो भी कौन सा नेचर में? एल्जेब्रिक सम के नेचर में रहता है। मतलब अगर इसमें हम लोग प्लस और माइनस का सम करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट इन एडिटिव नेचर, और चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है मेरे भाई वो कूलम होता है। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है हमारा? कूलम होता है। तो ये चार्ज का थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।